बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर ने अरशद शरीफ शहीद भाई की वालिदा से मुलाकात की है। माजी से उन्होंने मुलाकात की और जो जुमला एक रिपोर्ट हो रहा है उस जुमले में उन्होंने कहा है कि माजी, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, वादा करता हूँ कि अरशद के कातिल जेल में होंगे। ये चीज़ मुख्तलिफ़ जगह से रिपोर्ट हो रही है और अरशद शरीफ की वालिदा से उनकी मुलाकात होनी चाहिए। ये बात हम थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पे कर भी रहे थे कि नए आर्मी चीफ़ को चाहिए कि वो जाएं और जाकर माजी से मिलें और उन्हें यकीन दिलाएं कि उनको इंसाफ मिलेगा। क्योंकि अरशद शरीफ भाई ने सारी ज़िंदगी फ़ौज के महाज़ों के ऊपर कवरेज की है। उनका फ़ौज के साथ एक रोमांस था और बड़ा शानदार एक ताल्लुक़ था और फ़ौज के अंदर लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात ये पैदा हुई उनकी शहादत के बाद और उनकी अपनी ज़िंदगी के आखिरी चंद महीनों में कि उनके ऊपर एक खौफ मुसल्लत किया गया, उन्हें परेशान किया गया, उनके लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग की गई और उसके बाद उस खौफ की वजह से, उन हालात की वजह से जो उनके लिए पैदा किए गए, जाली मुकदमात की सूरत में, उनको ट्रैप करने की सूरत में, उनके पीछे पीछे आने की सूरत में, धमकियाँ मिलने की सूरत में, खौफज़दा करने की हर कोशिश की सूरत में उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। फिर उन्हें एक और मुल्क छोड़ने पर भी मजबूर किया गया और फिर उनको दोबारा वीज़ा नहीं मिल रहा था, जिसके बाद वो शहीद हो गए। अब हम ये कह रहे थे कि नए आर्मी चीफ़ को जाकर मिलना चाहिए। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अरशद शरीफ शहीद की वालिदा मोहतरमा ने जो दरख्वास्त जमा करवाई है, जिन मुल्ज़िमान को उन्होंने नामज़द करने की कोशिश की, जिन लोगों को, उनमें ज़्यादा का ताल्लुक़ पाकिस्तान की अफवाज से है। यानी अफवाज पाकिस्तान के साथ वो ऑफ़िसर्स हैं जिनके उन्होंने नाम लिए, ख़ास तौर पे वो ISI के ऑफ़िसर्स हैं जिनके नाम उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर लिखे हैं माजी ने। तो इस वजह से इस इदारे के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ये इदारा ही लोग इसकी तरफ इंसाफ के लिए देख रहे हैं, क्योंकि इनका अपना एक इंटरनल सिस्टम होता है पाक फ़ौज का, और जिसके अंदर ये चीज़ों को जो है वो देखते हैं और एक एहतसाब करते हैं इदारे के अंदर। और पाकिस्तान का जो कानून है उसके मुताबिक भी इन चीज़ों को देखा जा सकता है। बहरहाल एक JIT बनी है, इसकी तहकीकात हो रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आर्मी चीफ़ को उनका वादा निभाने की तौफीक अता फ़रमाए और वो अपना वादा निभाने में कामयाब हों, क्योंकि शोहदा की फैमिली है, पूरा पाकिस्तान जो है वो दिल गिरफ्तार है इस मामले में। आर्मी चीफ़ ने जाकर एक ऐसन कदम उठाया है और हम उम्मीद करते हैं कि आर्मी चीफ़ अब इसके अंदर हर तरह की कबाहतों को दूर रखते हुए, हर तरह की चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, देखें जो नाम आ रहे हैं, जो उनकी वालिदा दे रही हैं, या तो उनको मुतमईन किया जाए, सबको मुतमईन किया जाए इन नामों के हवाले से, या फिर जो कानूनी कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाए। देखते हैं कि आर्मी चीफ़ इसमें अब क्या कर सकते हैं और होता क्या है। लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि हमें धमकाने वाले कुछ चंद लोग थे जो लगातार ये धमकियाँ दे रहे थे और उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना ये है कि ये इंक्वायरी और ये सारी चीज़ें किस रुख पे जाती हैं। जो माजी हैं उनका भी इंटरव्यू करेगी JIT, अरशद भाई की अहलिया हैं उनका भी इंटरव्यू करेगी JIT, और मैं इस YouTube चैनल के तवासत से अगर वो लोग सुन रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें भी बुलाएं। और हमें यकीन है क्योंकि ये JIT सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई है, ये किसी हुकूमत ने नहीं बनाई, तो हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बनी हुई JIT हमें इंसाफ देगी। हमें भी बुलाएँ, हमसे सवाल करें, हम आकर आपको बताएँगे कि एक्चुअली हम क्या जानते हैं इस सारे मामले के बारे में, ये मुकदमात कैसे दर्ज हुए, किस किस तरीके से खौफज़दा किया गया अरशद भाई को, और किस तरह के हालात का सामना पाकिस्तान में हम लोगों को करना पड़ रहा था, ख़ास तौर पे अरशद भाई को, क्योंकि ये केस उनकी शहादत से रिलेटेड है। ये केस मेरे अंदाज़े में कीनिया से शुरू नहीं होता, कीनिया में तो जाके ख़त्म हो जाता है। ये केस पाकिस्तान से शुरू होता है, जहाँ पे ये घिनौना खेल खेला गया और लोगों को गद्दार बनाने की कोशिश की गई। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और ये स्टेटमेंट बड़ा अजीब स्टेटमेंट है। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि शहबाज शरीफ ने करप्शन के ख़िलाफ़ बात की है और उन्होंने कहा कि करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद शहबाज शरीफ साहब लड़ेंगे और उसको जीतेंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई, इंसानी हुकूक़ को यकीनी बनाया। ये आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं। आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई, इंसानी हुकूक़ को यकीनी बनाया। तो मैं आसिफ अली जरदारी साहब को ये बताऊँ कि हमारे ऊपर बाकी तमाम जगहों के ऊपर हम मुकदमे लड़ लड़ के अपने ख़त्म करवा रहे हैं, लेकिन सिंध के अंदर हमारे साथ किसी किस्म का उनकी हुकूमत ने जो गैर इंसानी रवैया रखा है, जो जाली FIRs दर्ज की हैं, वो वहाँ पे अभी भी मौजूद हैं। इंसानी हुकूक़ की इस तरीके से उनको यकीन दहानी वो करवा रहे हैं आलमी दिन के ऊपर।
आसिफ अली जरदारी साहब, और उसी दिन के ऊपर अपने एक सेनेटर को वज़ीर आला सिंध के एयरक्राफ्ट के अंदर कोयटा से उठाकर लाड़काना लेकर जाते हैं और लाड़काना से उनको कंबर लेकर जाते हैं और वहाँ पे उनको कैद करते हैं। यानी एक सेनेटर को इंसानी हुकूक वाले दिन जब वो ये बयान जारी कर रहे हैं, यानी इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर उन्होंने पैगाम दिया आसिफ अली जरदारी साहब ने कि इंसानी हुकूक इंसानी आज़ादी के लिए पहला कदम है। और इस किस्म की बातें करने के बाद वो ये दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने इंसानी हुकूक के लिए बहुत काम किया है। साहब, नहीं किया। आपने इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई हैं। वहाँ जो सहाफ़ियों को कत्ल किया और जिस तरह उनकी फैमिलीज़ को दबाया, आपने इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई हैं। जिस तरह सैलाब मुतासरीन एक एक लुकमे को तरस रहे हैं, आपने इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई हैं। आपने किसी को घर नहीं बनाने दिया, आपने किसी का घर बना कर नहीं दिया। आपने पूरे के पूरे ज़िले को अपनी गलत पॉलिसीज़ की वजह से वहाँ के लोग ये दावा कर रहे हैं कि डबो कर रख दिया। हर आदमी बताता है कि उनको कैसे डबोया गया है। आपने इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई हैं। इंसानी हुकूक का आपको एहसास नहीं है। आज आपका बेटा फीफा वर्ल्ड कप देख रहा है। फीफा वर्ल्ड कप देख रहा है जब उसे सैलाब मुतासरीन के पास होना चाहिए। दुनिया को जाकर बताता है कि मेरे लोग सैलाब में डूब गए और मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड कप देखने के लिए, मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए। ये तरीका है? किस इंसानियत की आप बात करते हैं? कम से कम सबसे पहले आप लोगों में खुद इंसानियत होनी चाहिए। एक 75 साला सेनेटर को कोयटा से उठाकर सिंध लेकर चले गए आप, वहाँ पे आपकी हुकूमत है। पहले उसके ऊपर जाली मुकदमात करवाए, जाली मुकदमात करवाने के बाद उसको कोयटा से उठाकर, इस तरह तो कभी नहीं हुआ कि वज़ीर आला का अपना जो एयरक्राफ्ट है वो दिया जाए और उसमें उठाकर उसको लेकर आएँ और लाकर उसको वहाँ पर बंद करें। ये बड़ा बदकिस्मत वाक़या है पाकिस्तान की तारीख़ का, और इसमें बलूचिस्तान की, इस्लामाबाद की और सिंध की हुकूमत तीनों बराबर के शरीक हैं। और जो भी इसके पीछे और लोग हैं वो फैक्टर्स, अब आज़म सवाती साहब जब बाहर आएंगे तो वो आकर बताएंगे क्योंकि बंदा गलत पकड़ा हुआ है। जितना आप प्रेशर डालेंगे ये बंदा उतना ऐसा लगता है मुझे सख्त होता चला जाएगा। और आज़म सवाती जब जब बाहर आएगा, जो आपने उसके साथ किया है वो आकर रिस्पॉन्ड करेगा और बताएगा कि मेरे साथ कौन कौन सी ज़्यादती किस किस तरह हुई है। अब उनका जो है वो आज़म सवाती साहब का जो फार्म हाउसेज हैं उनमें गैर कानूनी तामीरात पर CDA ने आज़म सवाती की एहलिया को नोटिस जारी कर दिए और उसके बाद जो फार्म हाउस को सील कर दिया है। आज़म सवाती की गैर मौजूदगी में उनके फार्म हाउस को भी सील कर दिया। हालांकि गुज़िश्ता 8 महीनों से हुकूमत है, 7-7.5 महीनों से PDM की, लेकिन ये काम नहीं किया गया। आज़म सवाती को गिरफ़्तार किया और जब वो गिरफ़्तार हो गया, जब परसू करने वाला पीछे कोई नहीं बचा, तो फौरी तौर पे उनके फार्म हाउस को भी सील कर दिया गया। ये सब कुछ किया जा रहा है दबाव बढ़ाने के लिए। पहले बलूचिस्तान में रखा गया, तोड़ने की कोशिश की गई, अब सिंध में लेकर गए, दोबारा तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या आप इस आदमी का मुंह बंद करके इसकी सोच बदल लेंगे? या ये आदमी ओपनली नहीं बोलेगा तो निजी महफिलों में तो सबको बताएगा कि इसके साथ क्या जुल्म हुआ था? साहब, इस तरह नफ़रत बढ़ेगी और ये नफ़रत बढ़ती चली जाएगी। यही है इंसानी हुकूक की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियाँ, जिनकी वजह से लोग PDM हुकूमत से मुतनफ़र होते चले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक डाटा बता देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 3 फेसेस हुए हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में, उसमें कितनी सीटें हासिल की और उनके मुखालिफिन ने कितनी सीटें हासिल की। तहरीक इंसाफ ने 817 सीटें जीती हैं, सबसे ज़्यादा। लेकिन जियो न्यूज़ के मुताबिक और समा न्यूज़ के मुताबिक तहरीक इंसाफ को बदतरीन शिकस्त हुई है आज़ाद कश्मीर में। 817 सीटें जीतकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदतरीन शिकस्त हुई है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 693 हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं पीपल्स पार्टी के नहीं, PMLN के 490 हैं जी। ये 500 भी पूरे नहीं कर सके, यानी 500 भी पूरे नहीं कर सके। 327 सीटें इनकी कम हैं, 327 सीटें कम हैं इमरान खान साहब के मुकाबले में PMLN की। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी नशस्तें हैं 457। ये उनकी कारकर्दगी है, जबकि बाकी पार्टियों के मिलाकर 118 हैं। आज़ाद उम्मीदवार भी PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों से आगे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे होने के बावजूद बदतरीन शिकस्त खा चुकी है जियो न्यूज़ के मुताबिक। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि लोग जुल्म को एक हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद लोग रिएक्शन देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। इमरान खान साहब ने एक नई हिकमत अमली अपनाने का फ़ैसला किया है
और वो नई हिकमत अमली मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उन्होंने जो इकॉनमी की इस वक्त सूरत हाल है इसके ऊपर बड़ा डीप एनालिसिस किया है और आजकल यही हो रहा है। अभी आज जो हम रात को प्रोग्राम करेंगे बोल्ड न्यूज़ पे, वो हम इसी बारे में करने जा रहे हैं। और वो वजह ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बुरी तरह डूब रही है। हमारे बचने के इम्कानात कम से कम होते चले जा रहे हैं। टेक्निकल डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान का बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हो चुका है। सिराजुल हक साहब ने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया, हुकूमत बता नहीं रही। इसी तरह शब्बर जैदी जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा, बहुत सारे दीगर इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, ये इसको अनाउंस नहीं कर रहा, उनका ये कहना है। लेकिन अल्लाह करे ये खबर गलत हो, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान पेमेंट्स नहीं कर पा रहा दुनिया को, ना पाकिस्तान कर्ज़ों की अदायगी के अंदर ऐसा लगता है कि ये हदफ पूरा कर पाएगा, जबकि पाकिस्तान ने जो इंपोर्ट्स के बिल हैं या जो एलसीज हैं उनको ओपन करने से भी इनकार कर दिया है। उसके नतीजे में आपके यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, मजदूर जो है वो बेरोज़गार हो जाएंगे। अब इमरान खान साहब ने इस सारी सिचुएशन में एक नई हिकमत अमली बनाई है और अपने तमाम ओहदेदारों को, पार्टी के और तमाम उम्मीदवारों को, उनको अब ये इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है कि आप लोगों को इस बारे में आगाही दें और ये बताएं कि मईशत के अंदर कितना बड़ा डिप लगाया है इस इंपोर्टेड हुकूमत ने, कितना नुकसान पहुंचाया है। ये टफ टाइम देने के लिए कारकुनान को एक अहम टास्क इमरान खान साहब ने दिया है। और एक तो वो अरकान असम्बली से मुलाकात कर रहे हैं, असम्बली तहलील करने और इस्तीफ़े देने के ऐलान के हवाले से, और ज़्यादातर अरकान इमरान खान साहब की बात से इत्तफाक कर रहे हैं, क्योंकि सबको ये पता है कि अगला इलेक्शन इमरान खान की मकबूलियत पर उन्होंने जीतना है। यही बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को भी यही बात पता है। और मुस्लिम लीग काफ जो आपको थोड़े दिन पहले इधर उधर होती हुई नज़र आ रही थी, वापस थोड़ा सा अपनी डगर पे आई है। उसका रीज़न ये है कि उनको जो आसरा करवाया गया था उसमें नवाज शरीफ साहब ने दूध में मेंगने डाल दी हैं और वो कह रहे हैं कुछ और लेना है तो ले लो, वजारत आला हमने आपको नहीं देनी, अगर पंजाब में आप टाइम पूरा करवाना चाहते हैं तब भी हम परवेज़ इलाही को वजारत आला नहीं देंगे। हमारे साथ इत्तेहाद में आकर बैठना है और हुकूमत बचानी है तो वो आ जाएं, लेकिन हम अपना वज़ीर आला परवेज़ इलाही को तस्लीम नहीं करेंगे। जिसके बाद फिर अब कोशिश आखिरी यही है कि कुछ भी करके मार्च तक इस हुकूमत को चलाया जाए, मार्च में हुकूमत ख़त्म की जाए और कुछ बजट के दिनों में या बजट के बाद या उससे पहले आम इंतखाबात हो जाएं और उन आम इंतखाबात के नतीजे में चले, आम इंतखाबात मतलब कि पूरे पाकिस्तान में हो जाएं, नहीं तो फिर सूबा जो 2 सूबे हैं जिनकी असम्बलियाँ तहलील होंगी वहाँ पे इंतखाबात हो जाएं। लेकिन अब काफ लीग के पास जो है बड़े महदूद ऑप्शंस हैं। अब उन्हें इमरान खान साहब की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इसी सूरत में वो दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, देखिए इसको टेक्निकली आप समझें। अब चौधरी फैमिली को ये लगता है कि इमरान खान साहब उनको दोबारा वज़ारत आला नहीं देंगे, ये उनको लगता है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे लोग कहते हैं। मैंने असद उमर साहब से बात की तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना 180 का हदफ मुकम्मल कर लेती है, जो ऐसा लगता है कि वो 200 की सीटें जीत जाएंगे पंजाब में अगर अभी इलेक्शन होता है तो अगर वो अपना 180 का हदफ पूरा कर लेती है तो ऐसी सूरत हाल में कभी भी वो किसी और पार्टी से वज़ीर आला पंजाब नहीं लेंगे, बल्कि अपनी पार्टी के अंदर से वज़ीर आला पंजाब बनाना पसंद करेंगे। और 3-4 लोग ऐसे हैं जो इमरान खान साहब की नज़र में हैं, जिन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी की है और बड़ी ईमानदारी के साथ पिछले 4 साल गुजारे हैं और बड़ी मेहनत की है। और इमरान खान साहब अब निजी महफिलों में उनकी तारीफ़ भी करते हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको उन लोगों के बारे में बताऊँगा। लेकिन चौधरी बरादरान को ये पता है कि ये उनकी बारी है, इसी को लेना है। अगर इमरान खान साहब ज़्यादा सीटें ले जाएंगे तो फिर उनकी मजबूरी ख़त्म हो जाएगी और वो अपनी पार्टी का वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे। और इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है इसमें वो आराम से बना लेंगे। अगर मार्च तक चले जाते हैं तो हो सकता है PMLN की पॉपुलैरिटी ऊपर आ जाए और दोनों पार्टियां जो हैं वो फिर 170-175 पे खड़ी हों और काफ लीग अपनी 10 सीटों के साथ दोबारा अपना वज़ीर आला बनाने की पोजीशन में हो। ये दोबारा भी ऐसा हो सकता है और यही कैलकुलेशन वो लोग कर रहे हैं। एक खबर और है, जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बनने देना था 2018 में। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मेरे सोर्सेज ने मुझे बताई है। और उन्होंने कुछ निजी महफिलों में ये कहा भी था जनरल साहब ने कि इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने नहीं जा रहे। आपको याद है, इसकी एक तस्दीक मैं आपको कर देता हूँ कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमें कहा गया था कि अपनी काबीना का बंदोबस्त करें, और मैं तो अपनी काबीना के बंदे जो है वो फाइनल कर रहा था जिस वक्त बाद में इमरान खान की हुकूमत बन गई। हुआ ये था कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का उस वक्त भी फ़ैसला कर लिया गया था और उनके बंदे पूरे करवाए जा रहे थे। लेकिन नवाज शरीफ ने
और कुछ और लोगों ने इसके अंदर लड़ाई डाल दी और पीपल्स पार्टी के साथ जाने पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसलिए इमरान खान साहब की हुकूमत उस वक्त बन गई थी और उस वक्त ये भी सोचा जा रहा था कि मुल्क तकरीबन दिवालिया है। इस वक्त अगर PMLN ने या शहबाज शरीफ ने हुकूमत उठा ली तो ये चल नहीं पाएगी और ये इत्तेहाद कायम नहीं रह पाएगा। इमरान खान एक बहुत ताकतवर अपोजिशन लीडर होगा और हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। लिहाजा इमरान खान को हुकूमत में जाने दिया जाए। और इसके साथ दूसरी खबर अगर आप जोड़ें कि जिस तरह सलमान शहबाज को पाकिस्तान से निकालने में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने किरदार अदा किया मुबैना तौर पर, तो इन सारी चीज़ों को आप जोड़ें तो आपको समझ आती है कि जनरल बाजवा साहब शुरू से इमरान खान साहब को शायद पसंद नहीं करते थे, उनके साथ उन्होंने शायद मजबूरन काम किया है। बट ये खबरें आ रही हैं, आने वाले दिनों में और भी आएंगी, आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।